नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित चौरसिया। आप सभी का स्वागत है एग्रीकल्चर ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। और आज का विषय है धान की खेती की संपूर्ण जानकारी। सबसे पहले किसान भाइयों के लिए एक अच्छी खबर जो मैं बता दूं, इस साल वर्षा अच्छी होने वाली है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार वर्षा 96 से 104% तक होने की पूर्ण संभावना है। अब बात करते हैं उन बिंदुओं की जिसके बारे में मैं आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आज के जो मुख्य बिंदु रहेंगे वो ये है कि धान खेत की तैयारी कैसे करें, बीजों का चयन कैसे करें, बीज की मात्रा क्या होगी, खाद की क्या मात्रा होगी, निंदानाशक का प्रयोग, धान में लगने वाले रोग एवं कीट एवं उनका नियंत्रण। तो देर न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे दबा दें ताकि मुझे भी एक हौसला मिले। अब आगे बढ़ते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है खेत की तैयारी। तो इसके लिए खेत की अच्छी तरह से 2 से 3 बार जुताई करके खेत को बराबर कर लें। और विशेष ये कि मेड़ों को भी साफ रखें, क्योंकि दोस्तों जो आपके खेत में कीड़े और बीमारियों की समस्या होती है वो ज़्यादातर इन मेड़ों से होके ही आपके खेत में आती है। आप ध्यान देंगे कि जिन किसान भाइयों का जो मेड़ है साफ़ सुथरा है उनके खेत में आपको कीड़े बीमारी की समस्या भी कम देखने को मिलेगी। आप ये नोटिस ज़रूर करें। अगर आपने रबी की फसल ली है तो ग्लाइफोसेट नामक जो खरपतवारनाशी आता है उसका प्रयोग करके खरपतवार प्रबंधन कर लें। दूसरा जो बिंदु है वो है बीजों का चयन। तो इसके लिए दोस्तों आपको विशेषकर 2 बातों का ध्यान रखना है। अभी बोनी का समय है और आप चाहें तो ये बिल्कुल जो मैं बताने जा रहा हूँ बिल्कुल आप अपना सकते हैं और इसका असर भी आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। पहला, बोनी के पूर्व 17% नमक घोल से बीज का उपचार करें। इसमें एक्चुअल में बीज उपचार नहीं है, बीजों का चयन है। इसमें आपको लेना है 100 लीटर पानी, उसमें 17 किलो नमक को आपको घोल देना है। और ये पुष्टि करने के लिए कि हमारा घोल तैयार हो गया है, आप उसमें एक अगर अंडा डाल के देखेंगे तो अंडा ऊपर तैरने लगेगा। जब ऐसा हो जाए तो आप समझ लीजिएगा कि आपका घोल तैयार। अब आपको करना ये है कि जो आपका ये घोल तैयार है उसमें आपने जो बीज अपने बुआई के लिए रखा है उसे आपको पहले इस नमक पानी के घोल में डालना है। और आप देखेंगे कि कुछ जो बीज है वो आपको ऊपर पानी की सतह पर तैरते हुए नजर आएंगे। उन बीजों को आपको निकाल के अलग कर लेना है। दोस्तों, ये वही बीज हैं जो आपके खेत में ब्राउन स्पॉट या सीड रॉट या जो अंकुरण की समस्या होने वाले बीज है जिसमें अंकुरण नहीं होता, ये सब वही। दूसरी बात, बीज उपचार। दोस्तों, जिस तरह से हम बच्चों को टीका लगाकर बीमारी से बचाते हैं उसी प्रकार बीजों में भी टीकों की आवश्यकता होती है। जैसे आपके में जो फफूंद जनित रोग होते हैं जैसे ब्लास्ट है, भूर ब्राउन स्पॉट है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये बीजों से ही आपके फसलों में आते हैं। मतलब आपका बीज संक्रमित है तो आपकी फसल में ये रोग बिल्कुल आएगा ही आएगा। बचाव के लिए आप चाहें तो पहले से बीजोपचार कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको लेना है कार्बेंडाजिम या मेनकोजेब या बेनोमिल। इसका 2 ग्राम मात्रा लेना है आपको प्रति किलोग्राम बीज के लिए और आपको इसे बीज में मिलाकर उपचारित करना है। दूसरा है पोषक तत्व स्थिरीकरण के लिए, ये भी बीजोपचार की श्रेणी में आता है। पोषक तत्व स्थिरीकरण का मतलब दोस्तों ये होता है कि आपके खेत में बहुत से जो न्यूट्रिएंट हैं वो अवेलेबल हैं और वो पौधों को उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। जैसे कि अगर हमको खाना खाने के लिए बोला जाए और सीधा हमको ला के जो चावल है या धान है वो दे दिया जाए तो हम बगैर पकाए उसे नहीं खा सकते। उसी तरह से पौधे भी एक विशेष जो पका हुआ समझ लीजिए उनके लिए जब तक फॉर्म में ये उपलब्ध नहीं होगा वे इस आपके द्वारा दिए गए कोई भी खाद या जो उनके लिए पोषक तत्व है उसे खेत से ग्रहण नहीं कर पाते। उसको पकाने के लिए समझ लीजिए, उसे पकाने के लिए इन जो बैक्टीरिया हैं उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए 3 अलग अलग हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जो है राइजोबियम कल्चर या एजोटोबैक्टर या एजोस्पाइरल, ये जो है 250 ग्राम प्रति 10 से 12 किलोग्राम बीज इससे मिलाकर मतलब उपचारित करके आपको बोनी करना है। तो आपके खेत में जो उपलब्ध नाइट्रोजन है वो आपके पौधों को आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। फास्फोरस के लिए आता है पीएसबी, ये फास्फोबैक्टीरिया 250 ग्राम, ये 12 किलोग्राम बीज के लिए होता है इसकी मात्रा। पोटास स्थिरीकरण के लिए पोटाशिक जीवाणु, ये भी 250 ग्राम 10 से 12 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त है। तो इस प्रकार दोस्तों ये आप बीजोपचार जरूर कर लें, आपको निश्चित तौर पे फायदा मिलेगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ। अब जानते हैं उपयुक्त भूमि कौन सी है। तो धान के लिए दोस्तों आप
जो भाटा ज़मीन है, जो मुरम वाली ज़मीन है, उसे छोड़कर बाकी सभी मिट्टी में आसानी से आप धान की खेती कर सकते हैं। पर मध्यम काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, जो कन्हार होता है, ये सब इसके लिए ज़्यादा उपयुक्त होता है। अब बात करते हैं कि हमको बीज की आवश्यकता कितनी होगी। किसान भाई, तो मैं देखता हूँ फील्ड में कि अगर जहाँ हमको 100 किलो बीज लगना है वहाँ 150-200 किलो तक उपयोग कर लेते हैं, तो वो कोई मतलब नहीं है। किसान भाइयों, आपका जो बीज है वो खराब होने वाला है, आपके पौधों की बढ़वार भी कम होने वाली है, तो ज़रूरत से ज़्यादा बीज का उपयोग ना करें। आपको अब मैं बता दूं कि बीज की मात्रा किस विधि में कितना, क्योंकि ये दोस्तों ये विधि के अनुसार अलग अलग होती है। आप कौन सी पद्धति से धान की बोनी कर रहे हैं ये उस पर निर्भर करता है। अगर आप श्री विधि से करते हैं, अगर आपको श्री विधि के बारे में नहीं पता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसके बारे में भी डिटेल आपको बताऊंगा। अगर आप श्री विधि से खेत में बोनी कर रहे हैं तो आपको 5 किलो बीज की बस आवश्यकता पड़ेगी। अब दोस्तों मैं ये बता दूं कि बीज का बोनी जो है, अगर हो सके तो आप कतार में करें, चाहे वो नारियल से हो या सीड ड्रिल के द्वारा हो। ये आपकी सबसे अच्छी विधि है। अगर आप इस विधि के द्वारा खेत में अपने फसल की बोनी करते हैं तो आपके खेत में जो भूरा माहू है उसकी समस्या कम हो जाएगी, कीट बीमारी की समस्या कम हो जाएगी, कंसे ज़्यादा आएंगे और आपका उत्पादन भी बढ़ेगा। और साथ में जो बेमौसम वर्षा और आंधी से जो फसल गिर जाती है उससे भी आपको बहुत कम राहत मिलेगी अगर आप कतार में बोनी करते हैं। इसमें आपको सीड ड्रिल से अगर आप करते हैं तो 20 से 25 किलो बीज प्रति हेक्टेयर आपको लगेगा। अब जानते हैं बुआई का समय। तो दोस्तों बुआई का समय अब आ चुका है। धान बुआई का जो सबसे अच्छा समय होता है जून मध्य से जुलाई प्रथम सप्ताह के बीच हमारा बोनी हो जाना चाहिए, ये सबसे उपयुक्त समय है। अब बात कर लेते हैं खाद एवं उर्वरकों की। दोस्तों अगर आप हरी खाद के बारे में जानते हो तो अच्छी बात, नहीं तो एक बार बता दूं कि सनई या ढिंचा, इसके जो बीज हैं 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप रोपाई या बोनी के 1 महीना पहले करीब करीब अपने खेत में छिड़क दें। जो फसल आपके 1 महीने बाद तैयार होंगे आप उसे काट लें और अच्छी तरह से खेत में मचाकर उसे मिला दें। इससे आपके फसल में NPK की पूरी मात्रा अच्छे से मिलेगी और आपके जो मिट्टी है उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी। जो अभी आप देखते हैं कि मिट्टी एकदम कड़ी हो गई है, ये सब उससे आपको बहुतपन राहत देगा। जैव उर्वरकों का उपयोग, ये सब खाद और उर्वरक की श्रेणी में ही आ रहे हैं। धान में एंजियोस्पर्म या एज़ोटोबैक्टर या PSB, इस जीवाणु के 5 किलोग्राम को आपको लेना है मात्रा और इसे 40 से 50 किलोग्राम सूखी सड़े हुए गोबर की खाद में मिला देना है और खेत में पूरी अच्छी तरीके से फैला देना है। अब बात करते हैं उर्वरकों का उपयोग का समय व तरीका। आप रोपाई कर रहे हैं या नॉर्मल छिड़काव विधि से बोनी कर रहे हैं या किसी भी आप विधि से आप बोनी कर रहे हो, आप जो नाइट्रोजन है उसकी केवल 50% मात्रा आप शुरू में खेत की तैयारी के समय दें। उसके बाद पोटास और फास्फोरस की पूरी मात्रा आप शुरू में ही दे दें। शेष जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसे आप 2 बराबर भागों में बांटकर आप अपनी फसलों में दें। इसमें जो 50% आप स्टार्टिंग में दे दिए, जो बचा 50% है उसमें 25% आपको कल या कल से निकलते समय देना है और जो बचा हुआ और 25% है उसे गभोट अवस्था में आपको देना है। तो दोस्तों अगर शीघ्र पकने वाली आपकी वैरायटी है तो आपको नाइट्रोजन खाद लगेगा 40 से 50 किलो, स्फूर लगेगा 20 से 30 किलो और पोटास 15 से 20 किलो। मध्यम अवधि की जो धान है जिसका जो ड्यूरेशन 110 से 125 दिन के करीब का होता है उसमें आपको 80 से 100 किलो नाइट्रोजन लगना है, फास्फोरस जो 30 से 40 किलो और पोटाश वाले जो फर्टिलाइजर हैं वो 20 से 25 किलो ये आपको लगने हैं। देर से पकने वाली किस्म जो है, जो आपको जिसका पकने का जो समयावधि है 125 दिन से अधिक होता है, उसमें आपको 100 से 120 किलो नाइट्रोजन, 50 से 60 किलो फास्फोरस और 30 से 40 किलो पोटाश लगेगा। अगर आप हाइब्रिड कोई वैरायटी लगा रहे हैं, तो कोई हाइब्रिड धान अगर आप बीज का आपने सिलेक्शन किया है और आप उसकी बोनी किए हैं तो आपको नाइट्रोजन लगेगा 120 किलो, फास्फोरस लगेगा 60 किलो और पोटाश की मात्रा लगेगी आपको 40 किलो। दोस्तों एक विशेष बात ये कि आप 1 वर्ष के अंतराल में जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई और रोपाई के समय प्रयोग जरूर करें, क्योंकि बहुत से सिम्टम हम आजकल खेतों में देखते हैं जो जिंक की कमी के कारण होते हैं और किसान भाई उसे कोई बीमारी समझ लेते हैं। तो ये जिंक की कमी के कारण भी बहुत से लक्षण आपके पौधों में दिखते हैं जो आपको लगता है कि कोई बीमारी है। तो 1 वर्ष के अंतराल में जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई रोपाई के समय आप जरूर प्रयोग करें। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे भी हौसला मिले।
अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। तो आपको पता होना चाहिए या सभी किसान भाइयों को ये जानकारी शायद हो भी कि खरपतवार से 20 से 40% तक नाइट्रोजन, 5 से 15 किलो तक आपका फास्फोरस और 17 से 48 किलो तक पोटास का नुकसान हमारी फसलों को होता है। तो कुछ खरपतवारनाशी जैसे पेटिला क्लोर है, इसका आपको 1250 ml मात्रा लेना है। ये बुआई या रुपाई के 2 से 3 दिन के अंदर इसका उपयोग करना है। घास फूल के खरपतवार के लिए उपयोगी है। दूसरा है पायराजोसल्फ्यूरान, इसकी 200 ग्राम मात्रा लेना है। बुआई रुपाई के 2 से 3 दिन के अंदर इसका उपयोग करना है। ये आपकी जितनी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार रहते हैं उनके लिए आपका फायदेमंद है। बेनसल्फ्यूरान, मिथाइल पेटिला क्लोर, ये आपका 10 किलोग्राम लेना है और बुआई या रुपाई के 2 से 3 दिन के अंदर इसका उपयोग करना है। घास फूल, मोथा या आदि जो खरपतवार रहते हैं उन सब के लिए है। फिर है बेस्पायरिवेक सोडियम, इसकी 80 ml आपको मात्रा लेना है और बुआई या रुपाई के 15 से 20 दिन के अंदर आपको उपयोग करना है। ये घास फूल, मोथा, चौड़ी पत्ती वाली जो खरपतवार होते हैं उन सब के लिए आपको उपयोगी है। फिर आता है 2,4-D, इसका 1000 ml या 1 लीटर लेना है और बुआई रुपाई के 25 से 35 दिन के अंदर आपको इसका उपयोग करना है। चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार रहते हैं ये उनके लिए बहुत उपयोगी है। अब बात करते हैं धान में लगने वाले रोगों की और उनका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। तो पहला है झुलसा या ब्लास्ट। दोस्तों ये इसके जो फोटो है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप इसे देखेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसा दिखता है। तो ये है झुलसा या ब्लास्ट। ये एक फंगस जनित रोग है जिसका नाम पायरिकुलेरिया ग्रीसिया होता है। पौधों पर इस रोग के लक्षण बोनी के 15 दिन से फसल के पकते तक देखे जा सकते हैं। शुरू में निचली पत्तियां जो रहती हैं वो हल्के बैगनी रंग की, उसमें धब्बे बनते हैं जो बाद में बढ़कर आँख के समान के हो जाते हैं। उनके बीच का जो रंग होता है वो भूरे रंग का हो जाता है। पौधों की तनों की जो गठाने होती है उससे भी प्रकोप इसका होता है, वो काली पड़ जाती है और आगे जाके टूट जाती है। बालियों पर प्रकोप होने पर वे काली पड़ जाती है और सड़ जाती है और उसमें दाने नहीं भरते और कुल मिला के फसल में हमको नुकसान होता है। अब बात करते हैं नियंत्रण की। तो दोस्तों नियंत्रण के लिए पहले तो स्वच्छ खेती करना आवश्यक है। खेत में पड़े पुराने पौधे जो है उनके अवशेष उनको नष्ट कर दें। रोग रोधी किस्में भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आदित्य है, IR64 है, कर्मा मासूरी, तुलसी आदि बहुत से आते हैं इसके लिए, तो आप उसका चयन कर सकते हैं। बीजोपचार जो मैंने आपको शुरू में बताया, बीजोपचार जो है ट्राइसाइक्लोजोल या कार्बेंडाजिम अथवा बेनोमिल 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से अगर आप पहले ही बीज को उपचारित कर लिए हैं तो आपको इस रोग की जो समस्या है अपने खेत में या तो नहीं दिखेगी या बहुत ही कम मात्रा में दिखेगी, जो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती। खड़ी फसल में अगर ये रोग आपको लग जाए, आपके खेत में लग जाए तो क्या करना है, तो उसके लिए आपको ट्राइसाइक्लोजोल 1 ग्राम या कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर या मेनकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको घोल लेना है और 12 से 15 दिन के अंतराल में आपको छिड़काव करना है। या टेबुकोनाजोल जो आता है 25% इसी, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। ये आपको बिल्कुल फायदा देगा। दोस्तों मैं आपको जितने भी दवाई के नाम बताऊंगा ये टेक्निकल नाम है। आपको इस नाम से मार्केट में अलग अलग कंपनियों की अलग अलग दवाइयाँ मिल जाएगी, कुछ सस्ती कुछ महंगी। सब आप जान रहे हैं कि आपको दवाई अलग अलग कंपनी के हिसाब से यार बहुत महंगी भी आती है और कुछ बहुत सस्ती भी मिल जाती है। आप अपने अनुसार उसे खरीद सकते हैं। दूसरा जो रोग है जीवाणु जनित झुलसा या बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट बोलते हैं। रोग के लक्षण जो है बोनी या रुपाई के 20 से 25 दिन बाद दिखाई देते हैं। इस रोग के जो पौधे होते हैं उनके नसों के बीच जो है पारदर्शिता लिए हुए लंबी लंबी धारी पड़ जाती है जो बाद में कत्थई रंग ले लेती है। इसका जो नियंत्रण है उसके लिए एक तो वही बोनी पूर्व जो बीजोपचार की मैंने बात कही थी उससे आप, दोस्तों बीजोपचार बहुत जरूरी है, आप ध्यान रखिएगा। अभी समय भी है, आप चाहें तो भी कर सकते हैं, है ना। एक तो बीजोपचार कर लीजिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से, या रोग होने की दशा में तो खेत में आपका अनावश्यक पानी है उसे आप खेत से निकाल दें और 10 किलो पोटास प्रति एकड़ के हिसाब से अतिरिक्त आप अपने खेत में डालें। क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट अगर आपको लगा है, आप ये फोटो देख रहे हैं बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का, अगर ये आपके खेत में लगा है तो रासायनिक रूप से इसका नियंत्रण पूर्णतः अभी तक संभव नहीं है। मतलब आपको सब बताएंगे कि आप ये डालें इससे कंट्रोल हो जाएगा, ये डालें कंट्रोल हो जाएगा, कार्बेंडाजिम प्लस मेनकोजेब मिक्सचर डाल दीजिए कंट्रोल हो जाएगा, ये सब है, लेकिन ऑथेंटिक ये नहीं है। इसका कोई आपका जैसे बढ़ाव होगा आपके फसलों में ये ऑटोमेटिक आपको धीरे धीरे भली चला जाएगा, नया नहीं आएगा पर कंट्रोल नहीं है, तो पहले ही आप बीजोपचार कर लें, ज़्यादा अच्छा है। तीसरा रोग है सीड ब्लाइट या झुलसा रोग। इस रोग के जो लक्षण है कंसावस्था से गबोट अवस्था तक देखे जा सकते हैं। प्रारंभ में ये पौधों
में पानी की जो सतह रहती है उसके ऊपर जो पौधों के जो तने वाले भाग दिखते हैं उसमें हल्के पनीले भूरे रंग के धब्बे के रूप में दिखाई देता है, जो बाद में बढ़कर पूरे पौधों को सुखा देता है और रिजल्ट वही, उत्पादन में कमी। इसका जो नियंत्रण है, कार्बेंडाजिम 50% WP का 500 ग्राम या हेक्साकोनाजोल जो है 5% TC या प्रोपिकोनाजोल 25% TC 500 ml, ये आपको उपयोग करना है। इसे आपको 500 से 700 लीटर पानी में घोल बना लेना है और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करना है। या टेपुकोनाजोल का 25% TC जो मार्केट में आपको फोलिक्योर उरिया सादी नाम से, लाल काली नाम से मिल जाएगा, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। चौथी जो बीमारी है सीड रॉट। इस रोग के लक्षण जो है धान की पोटरी या गभोट अवस्था जिसे बोलते हैं में दिखाई देते हैं। गभोट में जो निचले हिस्से होते हैं वो भूरे रंग के धब्बे पड़ते हैं वहाँ पे, और प्रकोप होने पर गभोट से बाली बाहर नहीं आ पाती। जो बाली बाहर आती है उसमें ठीक से दाने नहीं भरते, जिससे बदरा की समस्या भी बढ़ जाती है। अब सीड रॉट का नियंत्रण कैसे करें? तो गभोट अवस्था में ही, मतलब अगर आपको पता चल जाए कि गभोट अवस्था हमारे फसल में आने वाली है, तो हेक्साकोनाजोल 1 ml प्रति लीटर पानी या कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी या मेनकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी का एक छिड़काव जरूर कर लें। इस रोग की समस्या आपके खेत में नहीं आएगी। 5वां है ब्राउन स्पॉट। इस रोग के कारण जो है पत्ती में असीमित जो है भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। ये आप फोटो में ये भी आप देख रहे हैं, इसमें आपके जो पत्तियों में भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। अब इसका नियंत्रण पहला तो जो मैंने आपको सबसे शुरू में बताया, नमक घोल द्वारा पुष्ट बीजों का चयन है ना, ये आपको बहुत फन कंट्रोल, क्योंकि वो जो बदरा वाले बीज हैं जो आपके फसल को नुकसान पहुंचाने वाले रहते थे, आप इस घोल से आप उसे ऊपर से ही अलग कर सकते हैं। तो एक वो हो गया। दूसरा, अगर आपके खेत में ही प्रकोप आ जाए, आपने नहीं कर पाया, बीज उपचार या जो भी है आप नहीं कर पाया और खेत में ये दिखने लगा, तो आपको कार्बेंडाजिम 50% प्लस मेनकोजेब 25% का छिड़काव करना है। ये आपको मार्केट में साफ आदि के नाम से मिल जाता है। 6वां है लाई फूटना। दोस्तों, अगर एक बार ये जो समस्या है लाई फूटने की आपकी फसल में आ गई तो इसका कोई भी कंट्रोल नहीं हो पाता। आप जानते हैं, सब किसान भाई इससे भली भांति परिचित होंगे। ये रोग एक फफूंद के कारण होता है जिसे बीजोपचार करने पर ही कंट्रोल किया जा सकता है। और जब तक ये समझ आता है कि आपके खेत में जो है ये बीमारी लग गई है, तब तक बहुत देर हो जाती है। इसमें जो ग्रसित दाने हैं उनका रंग मटमैला हरा, फिर नारंगी और धान पकते समय काला हो जाता है। प्रकोप के कारण जो जो स्मट हैं या बॉल के आकार में ये बदल जाते हैं। ये काले रंग का एक पाउडर होता है जो बीजाणुओं का एक समूह होता है। नियंत्रण, पहला तो उर्वरकों का जो है आप संतुलित मात्रा में उपयोग करें। बाली निकलने की प्रारंभिक अवस्था में, ध्यान रखिए, बाली निकलने की प्रारंभिक अवस्था में ही, निकलने के बाद नहीं, पहले, ठीक, या 50% पुष्पीकरण हो जाए उस समय आपको कार्बेंडाजिम या प्रोपिकोनाजोल जैसे जो ताम्रयुक्त जो दवा आते हैं या मेनकोजेब है 25% वाला, 0.25% वाला, उसका आपको छिड़काव करना है। ये आपका बहुत कम इसे नियंत्रित कर देगा। अब बात करते हैं प्रमुख कीट एवं उनके नियंत्रण की। पहला तना छिड़क, इसको तो अब सब किसान भाई पहचानते हैं। इसके लिए फिप्रोनिल 5% ऐसी 1 से 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर आपको तना छिड़क और गंगाई दोनों में बचाव कर लेगा। ये क्लोरोपाइरिफास 20%, इसका 1000 से 1250 ml प्रति हेक्टेयर का डोज है। कार्बोफ्यूरॉन 3G या कार्टाफाइडोक्लोराइड, इसका 4G 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का डोज है। इसके अलावा भी बहुत सी दवाएं हैं मार्केट में, जैसे क्लोरोसाइफर, साइफरमेथ्रिन, लेमडासाइलोथ्रिन, क्विनाल्फास आदि आदि। दूसरा है पत्ती मुड़क या चितरी। इसका जो नियंत्रण है इंडोक्साकार्ब 14.5% SC, इसका 200 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। ट्राइजोफॉस 40% EC 1 लीटर छिड़काव कर सकते हैं। प्रोफेनोफॉस का 44% EC प्लस साइफरमेथ्रिन 4 EC, ये 750 ml प्रति हेक्टेयर छिड़काव कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो बहुत ही खतरनाक जो कीट होता है धान में, वो है भूरा माहू। सबसे ज़्यादा दोस्तों ये खतरनाक होता है, क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग से लेकर अगर आपकी फसल पक के तैयार हो गई है तो भी बहुत नुकसान पहुंचा देता है। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई भूरा माहू के नियंत्रण के लिए, जिसमें मैंने जैविक एवं रासायनिक दोनों विधि के बारे में बताया। चाहे तो आप उसे देख सकते हैं, मैंने लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप ज़रूर से देख सकते हैं। तो भूरा माहू के लिए जो दवाई है, अगर स्टार्टिंग है, ज़्यादा आपके खेत में नहीं दिख रहा है, कम मात्रा में है, तो इमिडाक्लोपिड जो है 70.8% 200 ml का आप छिड़काव कर सकते हैं। या क्लोरोपाइरिफॉस 20%, इसका 2 लीटर या 2000 ml आप छिड़काव कर सकते हैं। ब्यूफोफेजिन 350 ml का आप छिड़काव कर सकते हैं। या एसीफेट 400 ml प्लस इमिडाक्लोपिड
50 ml इसका आप छिड़काव कर सकते हैं। और अगर प्रकोप ज़्यादा दिख रहा हो तो जो तगड़ी दवाई है उसका नाम मैं बता दूं। पहला है डायनोटोफुरॉन। मैं आपको सब टेक्निकल नेम ज़्यादातर बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। डायनोटोफुरॉन 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर है इसका डोज। ये आपको बाज़ार में ओशिन या टोकन आदि नाम से मिल जाएगा। दूसरा जो है तेज दवाई पाइमेथ्रोजिन, ये 50% WG, इसका 80 से 240 ग्राम आपके खेत में जो है माहू के प्रकोप के अनुसार 80 से 240 ग्राम प्रति एकड़ का इसका डोज है। मार्केट में आपको चेस के नाम से मिल जाएगा। और तीसरी दवाई है, लेकिन ये बहुत महंगी है, अगर आवश्यकता पड़े तभी आप उपयोग करें, ट्राइफ्लूजोपैरिन। ये आपका 10% SC, या मार्केट में आपको पैक्सलॉन जो है उसके नाम से मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर लगता हो कि ये शेयर करने लायक वीडियो है तो अपने दोस्तों और अन्य किसान भाइयों को शेयर करें।